अगर कोई इस तरीके का दूसरे के साथ कर रहा है, तो इतना तो आप भी कर सकते हैं कि उसे उस माहौल से निकालने का या उस उसे रोकने का प्रयास करें। हो सकता है आज आज दूसरे के लिए प्रयास कर रहे हैं, कल को आपको भी उनकी ज़रूरत पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो हमारा राष्ट्रीय चैनल जितने भी हैं उसमें एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। पिछले साल तक हम ये कह रहे थे कि अब लॉ में जो है वो कुछ न्यूट्रलिटी आनी चाहिए, यानी जो पुरुष हैं उनके लिए कानून होने चाहिए, महिलाएं भी जो हैं वो अपराध करने लगी हैं। लेकिन इस साल अप्रैल और मई के महीने में हमने जिस तरह की घटनाएं देखी और हर रोज़ घटनाओं की जो संख्या है वो एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। और इसमें अगर एक केस जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है, जो कि ट्विशा शर्मा है, और ट्विशा शर्मा आपको एक अभिनेत्री रही हैं और दक्षिण की सिनेमाओं में उन्होंने काम की थी, और उनकी सासू माँ गिरिबाला सिंह जो कि एक रिटायर्ड जज हैं, जब उनका मामला आया तो सबसे ज़्यादा सवालिया निशान उठे पूरे हमारी जो शादी और शादी के बाद की जिस तरह के माहौल होते हैं उनके ऊपर। तो इसी विषय पर, क्योंकि जो फ्रेटर्निटी है, क्योंकि गिरिबाला सिंह के जो एक रिटायर्ड जज हैं उनका नाम आया, तो पूरे के पूरे लॉ व्यवस्था पर भी एक तरह का सवाल उठा। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया हुआ है इस पूरे मामले में। तो हमने सोचा कि इस फ्रेटर्निटी के लोगों से ही आपको बातचीत कराएं और बताएं कि क्या चल रहा है मामला। हमारे साथ हैं आज एडवोकेट श्वेता ठाकुर। सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपको धन्यवाद। और अब आपका ही पक्ष जानना चाहेंगे कि जब आप अपनी फ्रेटर्निटी से, जो सबसे ऊंचा ओहदा होता है जस्टिस का, जस्टिस गिरिबाला सिंह, इनका नाम जिस तरह से धूमिल हो रहा है, ऐसे में एज एन एडवोकेट और उस फ्रेटर्निटी से होने वाले इस पद का जिस तरह से अपमान हो रहा है, आपके मन में क्या लगता है, कहाँ पे चूक हुई है जस्टिस गिरिबाला? जैसे कि अभी कंटिन्यू हम लोग भी देख रहे हैं और लगातार जो भी दिखाया जा रहा है उससे यही समझ में आ रहा है कि अपने समाज में एजुकेशन, लॉ और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट का काम हुआ है। लेकिन जो एक मानसिकता है, जो एक सोच है, जो बहुत पहले से बरसों से चली आ रही है, दहेज प्रथा, वो अभिशाप अभी भी हमारे समाज से गया नहीं है। अब देखा जाए कि जिस तरीके से इस केस में दीपिका नागर का केस है, उसमें भी, और जो अभी आप गिरिबाला सिंह की ट्विशा शर्मा के केस में भी बोलेंगे हम लोग, इन दोनों केस में लड़कियां जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वेल एजुकेटेड हैं, शादी भी हुई तो कोई नॉर्मलाइज वे से नहीं हुई, अच्छे खर्चे के साथ पूरे बढ़िया से तरीके से हुई। लेकिन शादी के 5 महीने में, 6 महीने में लड़कियों ने सुसाइड कमिट किया है या उन्हें मार दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक सोच है दहेज को लेकर के कि दहेज मेरा अधिकार है, तो वो मानसिकता इन पढ़े लिखे और एक ओहदे ओहदे पर रह चुकी भी महिला के माइंडसेट से गया नहीं है। जबकि उनकी जो परवरिश है, जो उनके 2 बेटे हैं, उनके साथ भी उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से उनके दिमाग में पुट अप किया है कि वो भी इस चीज़ को सही मान रहे हैं। जबकि उनके जो बेटे हैं वो खुद भी एक एडवोकेट हैं, इसी फटर्निटी से मेरे बेटे जो है वो एयरफोर्स में हैं। तो ये सब कोई छोटा ओहदा नहीं है। इतने इस पोजीशन में आने के बाद भी जो एक मानसिकता है वो चेंज नहीं हुई। अभी भी उन्हें लगता है कि लड़की मतलब कि आप अपने घर से जितना भी ज़्यादा पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, या हमेशा का एक ताना देना कि तुम ये नहीं लेकर आई, तुम ऐसी हो, तुम में और नहीं लिया, ये ताना उन्हें सुनना ही पड़ रहा है। तो बहुत मामलों में हम लोगों ने भी देखा है कि लड़कियां अगर अपने को सेल्फ डिपेंड नहीं हो रही है तो हमारे तरफ से भी कभी कभी सलाह दिया जाता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, ये इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपको पहले खुद पे खड़ा होना है। ये मैं जानना चाहूँगी कि पहले ये डिबेट होता था जब दहेज हत्याएं होती थी कि अगर पढ़ाई लिखाई कर लें, महिलाएं भी पढ़ी लिखी हो जाएं, नौकरी पेशा हो जाएं, तो ये जो हम अपनी सामाजिक त्रासदी देखते थे वो कम हो जाए। लेकिन जस्टिस गिरिबाला सिंह, रिटायर्ड जस्टिस गिरिबाला सिंह का जो केस आया और जिस तरह से उन्होंने अपनी बहू का कैरेक्टर एसेसिनेशन किया, ड्रग एडिक्ट कहा, और सबसे ज़्यादा विवादित उनका वो स्टेटमेंट कि सम पीपल सेल देयर माइंड, सम पीपल सेल देयर बॉडी, ये जब उन्होंने कहा और लगातार जब उनके जस्टिस होने के ऊपर
सवालिया निशान उठे, तो उस फ्रेटर्निटी से आकर आपका मन कितना आहत हुआ और उनको क्या नहीं करना चाहिए था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले में सुओ मोटो लिया। इस पूरे मामले को समझाते हुए कहे कि कितना आहत हुई थी आप इस खबर को देखकर और उसके बाद उनको कहाँ पे उनसे गलती हुई? बोले तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मन में बहुत आहत हुआ और मन में बार बार यही आया कि हम महिला होने के साथ साथ एजुकेशन और समाज में निकल रहे हैं और यहाँ तक कि वो न्याय से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कितनों को न्याय भी दिया होगा और वहाँ से आने के बाद भी उन्होंने सिर्फ एक लड़की को इस तरीके से समझा कि जैसे कि वो एक सामान हो, उसके इमोशन को, हर चीज़ को पैसे से तोल दिया। यहाँ तक कि अब एक नया ट्रेंड समाज में देखने को मिल रहा है कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ अगर उनकी शादी के बाद उन्हें एक तरीके से टॉर्चर किया जाता है, ये बोल के तुम कुछ हो ही नहीं। उन्हें कम्प्लेक्शन पे, कभी उनके हाइट पे कोई भी चीज़ ऐसा बोलना कि तुम कुछ के लायक ही नहीं हो, तो उनको एक तरीके से मेंटली गिराया जाता है और अब मुझे जैसा फील हो रहा है कि जो ये नया ट्रेंड है, तो इसमें गार्जियन को, जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, उनके बेटे हो या बेटी हो, उनको एक ट्रेनिंग देनी होगी कि तुम जब भी इस तरीके के लोगों के संपर्क में आओ, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है, संपर्क में आओ कि वो तुम्हें गिराने की कोशिश करें, मेंटली तुम्हें छोटा बनाने का एहसास करा रहे हैं, तुम्हें बार बार ये चीज़ का कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ तो आता ही नहीं, तुम कुछ के लायक ही नहीं हो। तो इन सब चीज़ों से अपना एक मानसिक बल वो मजबूत रखना है, खुद पे भरोसा रखना है कि जो बोल रहा है सामने वाला, वो मैं हूँ नहीं तो मैं क्यों बनूँ। और काउंसलिंग होना चाहिए और सेल्फ बिलीफ लोगों के अंदर होना चाहिए। हाँ, इन सारे केसेस से मुझे भी यही लगा है कि कहीं ना कहीं समाज में, और जो फर्स्ट ट्रेनिंग माँ होती है, पहले तो उन्हें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि मेरे आने वाले जनरेशन में ये भेदभाव और इस तरीके का टॉर्चर कोई ना सहे, वो लड़का हो, बेटा हो या बेटी हो, कोई ना सहे। करूंगी, एक दीपिका नागर का केस है जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ससुराल पक्ष की तरफ से ऑलरेडी शादी में करोड़ों खर्च हुए थे, स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई थी, लेकिन अब ससुराल में ताना दिया जा रहा था कि हमें तो फॉर्च्यूनर मिलने वाला था, हमें तो इतने पैसे मिलने वाले थे, और इस तरह से ये एक तरह से उनके ऊपर सार्कास्टिकली कमेंट किया जा रहा था। दूसरा एक केस जयपुर से आता है जिसमें एक मीणा नाम की महिला है, मैं उनका पहला नाम भूल रही हूँ, उसमें जो पति हैं, 2 बच्चे थे और साथ में उनकी मेड के साथ रिलेशनशिप चल रहा था उनके हस्बैंड का। ऐसे केसेस में और तब उनको लगातार इस तरह से प्रताड़ित करना और अंत में जो उनको सर पे इतनी ज़ोर की चोट लगी कि उनकी मृत्यु हो गई। इन दोनों केसेस में आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि ठीक है, मान लीजिए हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं, लेकिन अगर कोई हम पर लगातार आघात कर रहा है तो ऐसे में महिलाओं को क्या स्टेप? देखिए, मीडिया जो है अभी के टाइम में बहुत सारी चीज़ों को लोगों तक बड़ा आसानी से पहुंचा पाता है, तो मैं यही बोलूँगी कि पहला तो खुद पे भरोसा रखना ही पड़ेगा और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप जब नए माहौल में जाते हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट के साथ साथ खुद आप क्या हैं, जो आपकी वैल्यू, वो आपको कभी भी दूसरे के नज़र से नहीं आंकनी है, वो एक सेल्फ असेसमेंट होता है, वो खुद करनी है और हर इंसान अपना अच्छा और बुरा खुद समझता है, तो उस हिसाब से आपको कभी भी डिमोटिवेट होकर दूसरे के ग्रिप में नहीं आना है। मतलब एक लोगों का एक मानसिकता होता है कि वो धीरे धीरे आपके माइंड पे ग्रिप बना लेते हैं, वो आपको बार बार यही एहसास दिलाएंगे कि आप कुछ नहीं, आप बेबस हैं, बेकार चीज़ हैं, तो उस चीज़ को कभी भी वैल्यू नहीं देना है और हमेशा खुद पे भरोसा रखकर ये जीवन जो मिला है वो आज इसके साथ मेरे जीवन की शायद गुंजाइश नहीं है, किसी और को इसकी वैल्यू होगी, ये सोचते हुए अपने परिवार को देखते हुए बिल्कुल स्ट्रांग रहना चाहिए। इसके मामले में एक बात मुझे याद आ रही है, मैंने एक बार एक फीमेल एडवोकेट है, उनका मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने कहा हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स को एक टैबू बना करके रख दिया गया, जिसकी वजह से कई सारी लड़कियां या कई सारी फैमिली डिवोर्स नाम से डरती हैं और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी रह जाती हैं। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी में डिवोर्स को नॉर्मलाइज, एक नॉर्मल एक्टिविटी, जिस तरह से हम शादी, बर्थडे पार्टी और सारी चीज़ों को नॉर्मल देखते हैं, वैसे डिवोर्स को भी नॉर्मल देखा जाना चाहिए। आप एज एन एडवोकेट और बिहार की सोसाइटी को आप जान रही हैं, आपको क्या लगता है, सच में नॉर्मलाइज करना चाहिए? क्या सच में हमें डिवोर्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए या टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच
बच के डिवोर्स में कर लेना ये ज़्यादा। देखिए अपने बिहार में जो कल्चर है तो सही में अभी भी जैसे आप हम लोग दहेज पर डिस्कस करो, ये अभी नहीं गया, ये प्रूफ हो रहा बिहारी नहीं कहीं देश से ही नहीं गया है ये अभिशाप। उसी तरीके से कहीं ना कहीं डिवोर्स भी जो है वो दोनों दोनों पार्ट को तोड़ता है, कहीं कोई फिनेंशियली टूटता है, कोई मेंटली इमोशनली वो टूटता है। तो उस टाइम में समाज की तरफ से जो ताना पड़ता है उस डर से सही में कुछ महिलाएं हों या कुछ परिवार हैं वो डरती हैं। लेकिन आप जिस माहौल में विषाक्त माहौल में खुद को धीरे धीरे मार रही होती हैं, बहुत सारे रोग से खुद को ही ग्रसित कर रही होती है, तो उससे निकलना बिल्कुल ज़रूरी है और निकलना चाहिए। उसमें शर्मिंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर सही हैं तो वही लोग जो आज ताने दे रहे हैं वही आपसे लेसन लेकर के लाइफ में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इस पे साथ ही साथ एक और आप मुझे बता दीजिए बात कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग अभी एक ना ट्रेंड सेट हो जाता है मीडिया की वजह से कि जब कोई पुरुष प्रताड़ित होते हैं तो एक साथ हम महिलाओं को दोष देने लगते हैं, जब कोई महिला प्रताड़ित होती है तो हम लोग पुरुषों पर दोष देने लगते हैं। ऐसे में आप मीडिया को एज एन एडवोकेट क्या सलाह देना चाहेंगी कि हमें जब भी किसी पहलू को रखना है तो हमें किन बातों। इन सारे केसेस में मीडिया का तो रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। यहाँ तक कि अगर एक लड़की को कहीं ना कहीं कुछ न्याय भी मिला है या प्रशासन का या हर का नज़र गया है तो मीडिया के ही माध्यम से गया है। तो हमारे मीडिया साथी तो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के रहे ही हैं और अभी भी हैं, ये साबित होता है इन केसेस से। तो उनको इन सारे मामलों में जो पक्ष और विपक्ष को देखते हुए एक अच्छा मैसेज समाज तक पहुंचाना उनका दायित्व उत्तरदायित्व अपना मान करके चले। तो हो सकता है समाज में बहुत सारी चीज़ हैं जो लोग डर रहे हैं नहीं सामने आ पाती है, वो सामने भी आएगा और धीरे धीरे एक पैटर्न जो है वो सेट होगा कि नहीं वोकल होना है, मुझे किसी के फोर्स में मेंटली सोशली नहीं आना है, मुझे वोकल होना है। तो शायद ये पैटर्न बदल जाए। देखिए अपने भारत में इस टाइप का केसेस मिलता है, भारत से बाहर आप चले जाएं कहाँ कोई दहेज का केस है, नॉर्मल सी बात है, वहाँ नॉर्मल होती है। वहाँ तो लोग बड़े आराम से डिवोर्स लेने के बाद भी एज अ फ्रेंडली माहौल में रहते हैं, अपने बच्चे को भी डेवलप करते हैं। बस अपने यहाँ का जो एक मानसिकता सोच जो एक व्यवस्था मतलब रूढ़िवादी हो चुकी हुई थी वो अभी भी गया नहीं है। एजुकेशन लॉ आया है लेकिन वो चीज़ अपने समाज से अभी भी गया नहीं है। टेक्निकल टर्म हम सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और इस गिरिबाला सिंह वाले केस में भी जो त्विषा शर्मा की जो संदेहास्पद स्थिति में जो डेथ हुई है उसमें भी कॉग्निजेंस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सुओ मोटो लिया है। ये क्या होता है आखिर, सुप्रीम कोर्ट ये किस परिस्थिति में करती है, इस केस में ऐसा क्या विशेष था? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केसेस जो बहुत ज़्यादा ही जैसे ये केस, दोनों केस भी मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा ही देश में बुरी तरीके से लोग इसको ले भी रहे थे कि उतने सारे लॉ होने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है, आवाज़ उठ रही थी, क्वेश्चनिंग हो रहा था लॉ पे, पुलिस डिपार्टमेंट पे। तो इस तरीके से कभी कभी होता है कुछ केस जो बहुत ज़्यादा ही बृहद सेंसिटिव हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो अपने पास उस केस को ले ले और वो उस पर सुनवाई करे। तो ऐसे केसेस में ये दोनों केस को भी देखा गया है और इन केसेस को लेकर के सीबीआई को दे करके एक साफ सुथरा मीन्स कि निष्पक्ष जो होना चाहिए वो पूरी तरीके से हो रहा है। एक सवाल और, हालांकि थोड़ा सा इससे अलग है लेकिन मैं इससे जुड़ा जानना चाहूँगी क्योंकि अभी जो त्विषा शर्मा या दीपिका नागर का केस है इसमें कोई बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, किसी बच्चे की कस्टडी का केस नहीं है। लेकिन जब हम वो जो मीणा है जो जयपुर का केस है उसमें 2 बच्चे हैं, जब माँ अब नहीं है कि संदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु हो चुकी है, पिता को अगर जेल हो जाती है, सज़ा हो जाती है, ऐसे में बच्चों की कस्टडी का सवाल जब आता है आपको क्या लगता है इसमें क्या सुधार होना चाहिए कानून में ताकि जो बच्चे हैं उनके मेंटल हेल्थ पे असर ना हो? इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा कानून ये तो उन दोनों बच्चों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो गया कि माँ रही नहीं और पिता भी जेल में। तो ऐसे में जो परिवार के उनके बड़े सदस्य हैं या जो गार्जियन के तौर पे अभी भी रोल प्ले कर रहे हैं
तो कस्टडी तो उन्हीं उन्हीं दोनों को बच्चे की दी जाएगी, फिर भी जो क्लेम करेंगे उन्हीं को दी जाएगी। लेकिन एक बेसिक चीज़ है कि उन बच्चों के मस्तिष्क पर जो इन पूरे माहौल का असर पड़ा है, उसको ठीक करने के लिए उन लोगों को एक ऐसा एक कल्चर देना होगा जहाँ उनके पास कुछ नया करने का मोटिवेशन दिया जाए, उन्हें नया दिशा दिया जाए और उन बुरी यादों से उन्हें अलग रखा जाए। पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो एक ऐसे ओहदे पर भी हैं जहाँ वो उनसे लोग खुद न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, और वैसे लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं या उनके यहाँ बने माहौल से दूसरे पर्सन जो खुद ही हर तरीके से वेल इस्टेब्लिश हैं, वो भी ऐसा स्टेप ले रहे हैं। तो ये बोलेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों का जो सोच है, एक नार्सिस्ट जो होता है, उस पर्सनालिटी, वो शायद अपने सोसाइटी में ज़्यादा उस टाइप के लोग धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। वो सामने से खुद को मजबूत बनाने के लिए बोले तो या दूसरे को गिराने के लिए उन्हें मेंटली इतना गिराना चालू कर देते हैं कि सामने वाला पर्सन वो हर तरीके से स्ट्रांग है, लेकिन वो खुद में हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा ना होना ही शायद हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो जहाँ भी आपको इस तरीके का मुद्दा या माहौल दिखता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सोसाइटी में भी हम आपके माध्यम से एक मैसेज होना चाहिए कि आपके गली मोहल्ले और उस पड़ोस या आपके फैमिली में अगर कोई इस तरीके का दूसरे के साथ कर रहा है, तो इतना तो आप भी कर सकते हैं कि उसे उस माहौल से निकालने का या उसे रोकने का प्रयास करें। हो सकता है आज दूसरे के लिए प्रयास कर रहे हैं, कल को आपको भी उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो एक तो अपना सोसाइटी में भी ये मैसेज जाना ज़रूरी है, फैमिली मेम्बर्स को में भी जाना ज़रूरी है कि अब बच्चों को एक नया ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एक नया संस्कार डालना पड़ेगा कि ना दबो ना दबाओ, ना कुचलो, ना तुम्हारे ऊपर किसी को अपने ऊपर हावी होने दो, बस अपने को मजबूत रखो, खुद पे भरोसा रखो। तो एक समाज में इस तरीके का सोच अब डेवलप होना बहुत ज़रूरी हो गया है। दबो न दबाओ और जियो और जीने दो। और मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है, एक लॉ फ्रेटर्निटी से आने वाली एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की तरफ से ये संदेश है कि ठीक है, सारे कानून, सारे नियम, सब कुछ बने हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पारिवारिक लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ के बारे में जैसे इन्होंने बताया कि आत्मवुक्त लोग जिनको अपने सिवा और कोई नहीं दिखाई देता है, वो अपने आप को ही प्रायोरिटाइज करते हैं, इस तरह के लोगों को पहचानना और उनके साथ कैसे कोप करना है, ये वो लोग जो नार्सिसिस्टिक सर्वाइवर हैं, उनके लिए बहुत तरह की वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देखिएगा इसके ऊपर। और एडवोकेट श्वेता, इन सारी बातों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद निशा जी। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में